वेलकम टू स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको बता दें कि हम लोग जो है 12th बोर्ड की जो हम तैयारी कर रहे हैं, उस 12th बोर्ड की तैयारी में केमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट जो ब्रांच था अप्लाइड केमिस्ट्री, उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हम लेकर के आए हैं, बायोमोलिक्यूल्स। अब बिना हम समय गंवाए जो है हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हम चर्चा करते हैं, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट टाइम में हमको जो है करना है, रिवीजन कर लेना है। डीपली अगर पढ़ाया जाए तो बहुत समय लगेगा, लेकिन चूंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है चर्चा करेंगे बहुत शॉर्ट फॉर्म में जो है, जिससे कि आपका काम चल जाए। 2 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव। तो चलिए, ये बायोमोलिक्यूल्स जिसको हिंदी में जैव अणु बोलते हैं, और इसका एक टर्म है, देखिएगा, बायोस। बायोस का मतलब होता है लिविंग थिंग्स, मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स के शरीर के अंदर जो इंपॉर्टेंट मोलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं को हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। और बायोमोलिक्यूल्स को हम स्टडी जब हम करते हैं तो इसका इतना विस्तृत क्षेत्र है कि इसके लिए बायोमोलिक्यूल्स के लिए एक अलग जो है केमिस्ट्री का ब्रांच बना दिया गया है, जिसे बायोकेमिस्ट्री हम कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री मीन्स यू कैन से दैट द स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इज कॉल्ड द बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री में जो हम बायोमोलिक्यूल्स जो पढ़ते हैं वो आपके सिलेबस में काफी इंपॉर्टेंट जो है कुछ टॉपिक्स है जिसको पढ़ना है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, विटामिन्स है, न्यूक्लिक एसिड है, एंजाइम्स है और हार्मोन्स है। फिर से एक बार नाम सुन लीजिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स हालांकि नहीं पढ़ना है, विटामिन्स के बारे में जानकारी हासिल करना है, न्यूक्लिक एसिड के बारे में जानकारी हासिल करना है, उसके बाद एंजाइम्स और हार्मोन्स। इसके जितने भी टॉपिक्स हैं वो खास करके केमिस्ट्री के साथ साथ जो बायोलॉजी ब्रांच के जो बच्चे हैं जिनका फैकल्टी बायोलॉजी है वो भी जो है इससे काफी लाभान्वित हो सकते हैं। अब देखिए, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बोहाइड्रेट सामान्य तौर पे लोग कहता है कि कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो कंपाउंड होते हैं उसको कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। लेकिन अगर केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो है अगर पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द कार्बोहाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो उसकी परिभाषा जो है सटीक तौर पे बताइएगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स होता है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये होता है कि जो प्रकाशीय रूप से जो है काफी सक्रिय पदार्थ जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन हो, उसी को हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में जो है आप देखेंगे कि जो है स्वीट नेचर का होता है। स्वीट नेचर का मतलब होता है कि इनका स्वाद जो है मीठा होता है, इसीलिए सामान्य तौर पे इन्हें शुगर के नाम से भी या शर्करा के नाम से जाना जाता है। हमारे घरों में जो सामान्य तौर पे जो कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल होते हैं उसका नाम सुक्रोज है, जिसका फॉर्मूला है C12H22O11। और कार्बोहाइड्रेट को एक चीज और जान लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड्स भी बोला जाता है, क्योंकि इसका जो है सैकराइड्स जो होता है वो ग्रीक के जो है सैक्रोन से मिलकर के बना है, और सैक्रोन का मतलब शुगर या शर्करा होता है, इसलिए जो है कार्बोहाइड्रेट को हम जो है सैकराइड्स भी बोलते हैं। और यह कार्बोहाइड्रेट्स का अगर कोई पूछ दे कि जनरल फॉर्मूला क्या है, सामान्य एक सूत्र क्या है, तो इसको हम लोग जो है CxH2O का होल करके और y लगा देते हैं, जिसमें x कार्बन की संख्या है और H2O जो है को घेर करके y लगाए हैं, तो y में जितना वैल्यू होगा वही जो है आपका H और O का जो है आपका नंबर होगा। तो y जो है, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दें तो कार्बोहाइड्रेट में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो सेम जो है जल के ही रेशियो के ही समान होता है। अब जो कार्बोहाइड्रेट है उसको जो है विस्तृत तौर पे अगर आप देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट को जो वर्गीकृत किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, उसके कई आधार हैं। एक तो आधार ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका जब जल अपघटन करते हैं या पानी में घोलते हैं तो वो कितने सब यूनिट्स में टूटते हैं, उसके आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस कार्बोहाइड्रेट को हम लोग जो है 3 भागों में बांटते हैं। एक का नाम है मोनोसैकेराइड, दूसरे का नाम है ओलिगोसैकेराइड और तीसरे का नाम है पॉलीसैकेराइड। लेकिन मोर एक्यूरेटली अगर आप जोड़ना चाहेंगे तो एक डाइसैकेराइड अलग से जोड़ सकते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, उसके बाद ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। फिर उसके बाद जो है क्लासिफिकेशन का एक दूसरा तरीका जो है उसमें है उसके जो है रिड्यूसिंग नेचर के आधार पर। रिड्यूसिंग नेचर आप समझ रहे हैं, रिडक्शन का मतलब ये होता है कि अवकरण। तो उस आधार पे कार्बोहाइड्रेट को अगर हम क्लासिफाई करें तो उसमें जो है रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर आता है। और दूसरा केमिकल नेचर के आधार पे अगर कार्बोहाइड्रेट को अगर आप क्लासिफाई करते हैं तो आप देखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट में जो है यहाँ डिफिनेशन से ही आपको बता दिया गया था कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स है। तो अगर एल्डिहाइड ग्रुप अगर उसमें है कार्बोहाइड्रेट में तो उसको एल्डोज बोलते हैं,
और वही कीटोनिक ग्रुप है तो उसको जो है कीटोज बोलते हैं। अब सवाल ये है कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है रहते हैं, तो जैसे आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में जो है एल्डिहाइड ग्रुप है, और वही फ्रक्टोज का जो स्ट्रक्चर है उसमें कीटोनिक ग्रुप है। कीटोनिक ग्रुप का संकेत जो है आप जानते हैं CO होता है, और एल्डिहाइड का CHO होता है। अब इसको विस्तृत करके अलग अलग हम जानते हैं मोनोसैकेराइड क्या है। पूछेगा कि मोनोसैकेराइड क्या है, तो मोनोसैकेराइड वैसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो सबसे सरलतम होते हैं, और ये हाइड्रोलिसिस के पश्चात या जल अपघटन के पश्चात इससे छोटे अणुओं में नहीं टूटते हैं। वो सरलतम रूप है, डायरेक्ट ब्लड में मिल करके और हमारे शरीर को एनर्जी देता है। और इसका सामान्य सूत्र के तौर पे आप कह सकते हैं CH2O करके और होल एन लगा दीजिए, CH2O करके होल एन लगा दीजिए। और इसमें जो मोनोसैकेराइड का सबसे सरलतम जो मोनोसैकेराइड होता है उसमें एन का वैल्यू 3 होता है, और 3 कार्बन से शुरू होता है, जिसमें C3 कीजिएगा तो हाइड्रोजन जो है डबल हो जाएगा, C3H6O3, जिसको हम लोग ट्राइओजेज बोलते हैं। उसी तरह से 4 कार्बन वाले को टेट्रोज बोलते हैं, 5 कार्बन वाले को पेंटोज बोलते हैं, 6 कार्बन वाले को हेक्सोज बोलते हैं, और 7 कार्बन वाले को हेप्टोज बोलते हैं। आपको एक चीज बता दें कि प्रत्येक में जो है एल्डिहाइड और कीटोन होगा। जैसे ट्राइओजेज में जो है अगर एल्डिहाइड है तो उसको एल्डो ट्राइओज बोलते हैं, और कीटोन है तो एल्डो कीटोज बोलेंगे। उसी तरह से सब में आप लगा दीजिए। और खास करके आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दें कि यही पेंटोज शुगर है जो कि हमारे जो है न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है, जिसमें राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर आते हैं। उसी तरह से हेक्सोज शुगर में जो है आप देख लीजिएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज आता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब जो है 6 कार्बन वाला है। उसके बाद आता है डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड नाम से ही स्पष्ट है कि डाई का मतलब होता है 2, यानी वैसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनको जो है अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो हाइड्रोलिसिस के पश्चात जो है 2 मोनोसैकेराइड्स में जो है टूटते हैं, 2 मोनोसैकेराइड के अणुओं में टूटते हैं, उसे डाइसैकेराइड कहते हैं। तो डाइसैकेराइड जो है इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स में जो है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि सुक्रोज जो होता है वो उसको हम लोग जो है केन शुगर के नाम से जानते हैं, माल्टोज को जो है माल्ट शुगर के नाम से जानते हैं, और तीसरा जो होता है लैक्टोज, जिसको जो है हम लोग मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है। मिल्क शुगर माने दूध में जो पाया जाने वाला शर्करा है उसे जो है मिल्क शुगर के नाम से जानते हैं। और तीनों में ही जो है एक कंस्टिट्यूएंट के रूप में जो है आप देखिएगा कि ग्लूकोज जरूर होता है। तो सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बना होता है, माल्टोज जो है ग्लूकोज और ग्लूकोज के 2 अणुओं से मिलने से बना होता है, और लैक्टोज जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से बना होता है। 2 मोनोसैकेराइड जो है आपस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि 2 मोनोसैकेराइड आपस में जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं उस बॉन्ड का नाम क्या है, तो उस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जिसमें कार्बन 1 और कार्बन 2 जो इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपस में मिलते हैं, और मिलने के बाद जो है जल के अणु बाहर निकलता है, और वहां पे जो लिंकेज बनता है उसी का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि कार्बोहाइड्रेट में किस प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, यानी 2 मोनोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड किस लिंकेज द्वारा जुड़ता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। और तीसरा जो इसका क्लासिफिकेशन का जो तीसरा टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड, जिसमें ये हाइड्रोलिसिस के पश्चात जो है 3 से 10 अणुओं मोलिक्यूल्स मोनोसैकेराइड में टूटते हैं, यानी इनमें जो है मोनोसैकेराइड के 3 से 10 मोलिक्यूल्स होते हैं। और फिर उसी तरह से पॉलीसैकेराइड, नाम से ही स्पष्ट है कि पॉली का मतलब होता है मेनी, मेनी का मतलब होता है बहुत सारा, यानी इसमें जो है 10 अणु से ज्यादा जो है मोनोसैकेराइड्स के होते हैं। और पॉलीसैकेराइड्स वैसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका जल अपघटन कराने पर जो है मोनोसैकेराइड के बहुत सारे अणु टूटते हैं, यानी आप यूं कह सकते हैं कि यह मोनोसैकेराइड का एक पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब समझ लीजिए बहुलक है। और इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड्स में स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन है। एकदम याद रखिए स्पष्ट तौर पे, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन है। अब ये जो है स्टार्च जो होता है, आपको बता दें एक एक करके, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि जो स्टार्च है वो किसका बहुलक है। तो ये स्टार्च याद रखिएगा कि यह जो है अल्फा ग्लूकोज का जो है बहुलक है, और यह 2 चीजों के मिलने से बनता है, जिसमें एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के मिलने से बना होता है। इसमें एमाइलोज जो होता है वो जल में घुलनशील होता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन जो होता है जल में अघुलनशील होता है। दूसरी चीज सेलुलोज, जो आप देख रहे थे कि जो पौधे का जो सेल वाल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, और यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बीटा डेक्स्ट्रो ग्लूकोज का पॉलीमर है। याद रखिएगा बीटा डेक्स्ट्रो ग्लूकोज का पॉलीमर है। और फिर ग्लाइकोजन आप जान लीजिए, इसको हम लोग एनिमल स्टार्च के भी नाम से जानते हैं, या जंतुओं का शर्करा कहलाता है। और हमारे शरीर में ग्लूकोज की बहुत अधिक मात्रा हो जाती है तो वही ग्लाइकोजन के रूप में जमा होकर के हमारे लीवर में जमा होता है। और ये जो है जब हम फास्टिंग के कंडीशन में होते हैं या कभी ब्लड में ग्लूकोज की कमी होती है तो यही जो है फिर से निकल करके ग्लूकोज बन करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब
स्टार्च जो होता है इसमें एमाइलोपेक्टिन ही पाया जाता है। एमाइलोपेक्टिन के समान इसकी संरचना होती है। अब देख लिए आपकी हाइड्रोलिसिस के आधार पे जो है कार्बोहाइड्रेट कितने तरह के हो गए, तो मोनोसैकेराइड हो गया, ओलिगोसैकेराइड हो गया और फिर पॉलीसैकेराइड हो गया। इसमें डाइसैकेराइड को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर इसके अपचायक गुण के आधार पे देखें या रिडक्शन प्रॉपर्टी के आधार पे देखें तो यह दो प्रकार का होता है। एक का नाम है रिड्यूसिंग शुगर और दूसरे का नाम है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। हिंदी में अगर आप जानना चाहते हैं तो एक को अपचायक शुगर कहते हैं, शर्करा कहते हैं, और दूसरे को अनअपचायक शर्करा कहते हैं। रिड्यूसिंग शुगर का मतलब ये होता है कि जिसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं। आप जानते हैं कि स्ट्रक्चर के तौर पे अगर आप देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट में जो है निश्चित तौर पे एल्डिहाइड और कीटोन्स ग्रुप होते हैं। दोनों में से कोई ना कोई रहेगा। जैसे ग्लूकोज में एल्डिहाइड है कि और फ्रक्टोज में कीटोन है। तो अगर किसी शुगर में फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन्स ग्रुप अगर उपस्थित हो, और एक इंपॉर्टेंट चीज कि फेहलिंग और टॉलेंस रिएजेंट को या सॉल्यूशन को जो है ये रिड्यूस कर देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। याद रखिएगा कि सारे मोनोसैकेराइड जो है क्या होते हैं कि रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। और उसके बाद डाइसैकेराइड में दो, एक सुक्रोज को छोड़ दीजिएगा, बाकी माल्टोज और लैक्टोज दोनों जो है रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर जस्ट इसके उल्टा बता दीजिए कि जो फेलिंग सॉल्यूशन और जो है टॉलेंस रिएजेंट दोनों को जो है क्या नहीं करते हैं, रिड्यूस नहीं करते हैं, और उसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप नहीं होता है, तब उसे हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर और या अनअपचायक शर्करा बोलते हैं। और इसमें याद रखने के लिए बता दीजिएगा कि जो डाइसैकेराइड है उसका जो है सुक्रोज और सभी पॉलीसैकेराइड नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंतर्गत आते हैं। अब तीसरा जो इसके क्लासिफिकेशन के जो बेसिस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल नेचर के आधार पे कार्बोहाइड्रेट के जो टाइप, तो उसमें केमिकल नेचर के आधार पे जो कार्बोहाइड्रेट के टाइप होते हैं वो होता है दो। एक का नाम है एल्डोज और दूसरे का नाम है कीटोज। सिंपल तौर पे बताइएगा कि वैसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होते हैं, CHO लिख सकते हैं उसके सिंबल के तौर पे, उसे जो है हम एल्डोज बोलते हैं। और जिसमें कीटोनिक ग्रुप होता है उसे हम लोग कीटोज बोलते हैं। अब जो है एल्डिहाइड और जैसे आपको बता दिए थे यहाँ पे कि हेक्सोज शुगर जो होता है जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज को के तौर पे आप ले सकते हैं। तो ग्लूकोज में जो है एल्डिहाइड ग्रुप होता है और कार्बन की संख्या 6 होती है, और फ्रक्टोज में भी कार्बन की संख्या 6 होती है। दोनों के मोलिकुलर स्ट्रक्चर जो है, मोलिकुलर अगर फार्मूला देखेंगे तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला में थोड़ा सा डिफेक्ट आता है। इसमें जो है स्ट्रक्चरल फार्मूला में जो है ग्लूकोज में जो है एल्डिहाइड ग्रुप होता है और कार्बोहाइड्रेट में कीटोनिक ग्रुप होता है। अब लास्ट में जो है पूछेगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या महत्व है जो है कार्बोहाइड्रेट को, तो आप ऐसे ही बता देते हैं कि हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो अधिकतर हिस्सा जो है कार्बोहाइड्रेट का होता है। दूसरी बात यह है कि ये हमारे शरीर के लिए फ्यूल या ईंधन का काम करता है, क्विक एनर्जी देने वाला होता है। आप देखिएगा कभी डिहाइड्रेशन की कंडीशन में हम चले जाते हैं तो डॉक्टर जो है ग्लूकोन डी पीने के लिए जो है बताता है, तो हम लोग जो है उसको लेते हैं तो इंस्टेंट हमें एनर्जी मिलती है डायरेक्ट जो है। तो एक तो जो है 1 ग्राम ये जलेगा और हमारे शरीर में ऑक्सीडाइज होता है या पचता है, तो इससे जो है 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी करीब करीब मिलता है। दूसरा चीज ये होता है कि जो सेल वाल होता है पौधे का, जो है सेल वाल, वो सेलुलोज का बनाता है, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट है। तो एक तो संरचना बनाती है, दूसरा बात ये होगा जो यही सेलुलोज बहुत सारे जो है पौधे का जो हिस्सा होता है जिससे फर्नीचर और पेपर्स बनाए जाते हैं। उसके बाद जो है हमारा पेंटोज शुगर, जिसमें हम बताए थे आपको कि पेंटोज शुगर में जो है डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर जो होता है वो हेरेडिटी में मदद करता है। ये डीएनए और आरएनए के महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, जो इसका स्मॉल सेगमेंट जो है एक्टिव सेगमेंट आप पढ़े हैं कि जीन कहलाता है, जो पेरेंटल ट्रेड्स को जो है पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग की तरफ जो है जनरेशन टू जनरेशन दी जाता है, तो उसमें भी काफी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट जो है इसका इंपॉर्टेंस ये है कि हमारे शरीर के लिए जो है स्टोरेज मटेरियल का काम करता है। अधिकतर मात्रा में जो है ग्लूकोज अगर आ जाए तो हमारे शरीर में वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो करके और जो है स्टोर रहता है, जब कभी जरूरत पड़ता है तो वही फिर ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूट करके हमें एनर्जी देता है। और पौधों में जो है खास करके देखिएगा कि आलू में है, मक्का में है, या फिर जो भी फूड ग्रेन्स है जिसमें जो है स्टार्च के रूप में जो है ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं, जिन्हें हमें भोजन के आवश्यक अंग के रूप में, आवश्यक पोषक तत्व के रूप में हम लेते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसको हम देख रहे हैं कि जो है कार्बोहाइड्रेट कितना इंपॉर्टेंट है। और इससे आपको बता दें कि इससे जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो दीर्घोत्तरीय में जो है या लॉन्ग टाइम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण करें और इसके महत्व को बताएं। तो आप इस तरह से जो है आप बता सकते हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे हम आशा करते हैं कि आप सॉल्व करेंगे। थैंक